सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। क्लास 12th दोस्तों, पेपर आप सभी को पता है कि फाइनल एग्ज़ाम जो है टर्म 2 का वो आने वाला है। हमने आप सभी से कहा था कि पेपरों से पहले आप सभी लोगों के लिए हम सैम्पल पेपर के रिवीजन करवाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सैम्पल पेपर का फ़ायदा बस ये होता है कि हमें ये समझ में आ जाता है कि पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो आ सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने 20 मिनट की सीरीज़ देखी होगी। हम 20 मिनट की सीरीज़ में जो भी टर्म 2 के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में जो भी चैप्टर आ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इवन सोशियोलॉजी, वो सब हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और सारे के सारे आप उसे विज़िट करके देख सकते हैं। सारे पेपर जितने भी होंगे, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे के सारे ई पाठशाला चैनल पे आपको मिलेंगे। मतलब हम पेपरों से पहले 3 सैम्पल पेपर का टारगेट बना के चल रहे हैं कि अगर हम 3 सैम्पल पेपर भी कर लेते हैं और 2-4 अगर आप सेल्फ भी कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा इन द सेंस कि आप 80+ तो आराम से ला ही सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि आंसर को किस तरीके से करना है। तो सैम्पल पेपर अभी जो हमारा ये हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है हमारा सेकंड सैम्पल पेपर, यानी कि हमने इससे पहले पहला सैम्पल पेपर भी अपलोड करा हुआ है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की के साथ, और उसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे डाउनलोड करिए, रिवीजन करिए। हाँ, इस सेशन में बस आपको ये समझने को मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है उसको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को दिक्कत है कि आंसर लिखा कैसे जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ई पाठशाला के चैनल पे, और हम सैम्पल पेपर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं टर्म 2 के अकॉर्डिंग। ये मैं इस फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि 2 घंटे का पेपर है वगैरह वगैरह, ये कैसे होता है क्या होता है, सब पहले ही बताया हुआ मैंने। जब मैं पहला सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहा था तो मैंने उसमें डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेशन 1 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑफकोर्स ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार एग्जामिनर आपको मौका दे देगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया गया है कि आप ये बताइए, पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन है हमारा, In recent year, India has paid the adequate attention to the ASEAN. Give 2 points to justify the statement. मतलब आसियान से रिलेटेड जो क्या कहते हैं आपका न्यू सेंटर्स ऑफ पावर वाला चैप्टर था, तो उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामिनर ने। बहुत इजी है, मतलब आपको बस ये बताना है कि 2 ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से जो अभी इंडिया है उसका पूरा फोकस आसियान मेंबर के साथ बना हुआ है। तो ऑफकोर्स अभी हमें पता है कि 2010 में हमने एग्रीमेंट करा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 कंट्रियों के साथ करा था, थाईलैंड एंड मलेशिया, और 2018 के अंदर ही हम लोगों ने 25th सिल्वर जुबली आसियान के साथ रिलेशन के मनाए हैं। तो इन 2 पॉइंट से हम कह सकते हैं कि रिसेंट ईयर में अभी जो इंडिया है उसका पूरा फोकस आसियान मेंबर के साथ काफ़ी अच्छा है। देखो, आसियान मेंबर के साथ रिलेशन बनाने का मेन मकसद यही था कि बिजनेस मिल सकता है। ऑफकोर्स एलॉन मस्क ट्विटर खरीदने की सोच रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तो ऐसे इंडिया है, इंडिया के पास ऑफकोर्स लैंड मास बहुत ज़्यादा है आसियान कंट्री के कंपैरिजन में, तो चाहेगी कि छोटी कंट्री है उनके साथ बिजनेस डील फाइनल कर ले, और फाइनल करने के बाद ऑफकोर्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एरिया बनेगा तो फ़ायदा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफकोर्स हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था, एक्सप्लेन द मिरेकल ऑन द हान रिवर। मिरेकल ऑन द हान रिवर, आई थिंक दैट ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो सकता है, बिकॉज मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है कहीं, लेकिन क्योंकि सैम्पल पेपर में आया हुआ है तो मैंने कहा चलो ठीक है डिस्कस तो कर ही लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन फंस जाए, ई पाठशाला को आप याद आ जाए कि हाँ यार ई पाठशाला के चैनल पे विजय सर ने क्वेश्चन बताया था। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि हम कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन के टाइप को हम देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ना वो ये है कि साउथ कोरिया ना रिसेंटली अभी 1960 और 1980s के टाइम पीरियड में इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ है, और उन्होंने हान रिवर, एक रिवर है साउथ कोरिया के अंदर, वहाँ पर क्या कहते हैं इन्होंने इंडिया के साथ संधियाँ करी हुई है। दैट इज़ वाई इसे मिरेकल ऑन द हान रिवर का एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये कौन से सिलेबस से, कौन से चैप्टर कैसे है, आप आंसर मुझे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आंसर लिख के कि सर ये चैप्टर यहाँ से ऐसे ऐसे आया हुआ है। आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ। साउथ एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रियाँ आती है। इससे पूछा हुआ है कि साउथ एशिया जो है वो डाइवर्सिटी के लिए हर सेंस में है, चाहे हम बात कर ले कॉन्स्टिट्यूशन में,
जियो पॉलिटिकल स्पेस में, क्या आप इससे एग्री करते हैं? कोई आपका रीजन दीजिए, आंसर दीजिए। मतलब साउथ एशिया के अंदर अगर मैं कंट्री की बात करूं तो पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, कितनी सारी कंट्री है ना, सारी साउथ एशिया की कंट्री है। क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि साउथ एशिया के अंदर आप बताइए कि ज्योग्राफिकल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे इनमें डाइवर्सिटी किस हिसाब से। तो ये बच्चा आंसर वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा जिस बच्चे के दिमाग में ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी तरीके से बैठी हुई हो, राजनीति काफ़ी अच्छी तरीके से बैठी हो। एग्जामिनर आपसे देख रहा हो क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा जो बिल्कुल टेक्स्ट बुक के एग्जैक्टली क्वेश्चन है कि आपने पढ़ लिया और रट के आंसर बस आपने लिख दिया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। तो आपको अपने थोड़े से दिमाग के जो छेद हैं वो खोलने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा कि आंसर कैसे लिखना है। पॉलिटिकल लेवल पे देखें या ज्योग्राफिकल लेवल पे देखें, तो ज्योग्राफिकल लेवल पे देखें तो हिमालय, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन देख सकते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, हर किसी का रिस्पेक्टिवली नेचुरल जो चीज़ें हैं वो अलग हो सकती है। मतलब जो चीज़ पाकिस्तान में है, इंडिया में है, थाईलैंड, मलेशिया में है, ज्योग्राफिकल लेवल पे वो चीज़ ऑफकोर्स हर किसी कंट्री के पास एक जैसी नहीं है। कोस्टल लाइन एक जैसी नहीं है ना, ज्योग्राफिकली कोस्टल लाइन एक जैसी नहीं है। और पॉलिटिकल की बात करें अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो ऑफकोर्स हर किसी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। ज्योग्राफिकल की बात करें तो ऑफकोर्स लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज अलग है, लिंग्विस्टिक कल्चर अलग है ना, सब तो अलग है। साउथ एशिया के अंदर कितनी सारी कंट्रियाँ आती है, सबका कल्चर अलग है, सबका बिहेवियर अलग है। तो आप ऐसे आंसर बना के से लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आपको आंसर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक दैट इंडिया नाउ कंसिडर्ड द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पावर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज की डेट में इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो सकता है पावर के रूप में। तो ऑफकोर्स वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आती है, चाहे वो बेरोजगारी सही हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी अच्छी है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा है, हम लोग सबका साथ सबका विकास सोच सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं अगर कुछ भी दिमाग में ना आ रहा हो, लेकिन हाल फिलहाल आप ये ज़रूर लिखिएगा, हम 135 करोड़ लोग हो चुके हैं, हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ऑफ कोर्स हम न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड दूसरी चीज़ें भी करते हैं, हमारे पास 2 मिलियन 200 मिलियन टी सीरीज़ के सब्सक्राइबर तो 200 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। और इंडियन डायस्पोरा मतलब लगभग 2 मिलियन पीपल, जो 200 मिलियन पीपल, इतने लोग तो हमारे दूसरी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि साइलेंटली अगर हम देखें तो हम लोग 21वीं सेंचुरी के अंदर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख के बैठे हुए हैं। 5 ट्रिलियन मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, ट्रिलियन जो भी है इकोनॉमी का हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम काफ़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में 21वीं सेंचुरी में एक अच्छा रोल निभा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ज़रूर फोकस करिएगा, दूसरे देशों के साथ हम रिलेशन अच्छे कर रहे हैं, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका जो है अब साउथ एशिया के अंदर काफ़ी मामलों के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। साउथ एशिया बोले तो साउथ एशिया की जितनी भी कंट्री है, अभी साउथ एशिया से संबंधित एक क्वेश्चन बताया मैंने। अब इसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट पूछा हुआ है कि साउथ एशिया से संबंधित अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, 2 ऐसा रीज़न दीजिए। तो ऑफकोर्स हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो उनका अच्छा रिलेशन है किसके साथ, ऑफकोर्स इंडिया के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, क्योंकि 1990 के बाद जब रशिया एक मात्र उभरती हुई शक्ति बना था तो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना दूसरी कंट्रियों के साथ भी रिलेशन बनाया जाए। अब मेन बात है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से हमारी कंट्री के अंदर हमने उदारीकरण अर्थव्यवस्था के ऊपर फोकस करा है, तो इसकी वजह से हमारा इंडिया के साथ गहरा संबंध बनता जा रहा है बिजनेस के मामले में। दूसरा, साउथ एशियन के अंदर हमारे जो डियास्पोरा, जो प्रवासी लोग हैं, उसका यूएस के अंदर काफ़ी अच्छा योगदान है। सुंदर पिचाई, संदीप नडेला, कितने लोग हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सारे लोग ऑफकोर्स इंडिया के ही बाशिंदे हैं, है ना। तो आपको पता है कि इंडिया की जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट ऑफकोर्स वो भी इंडियन है, इंडियन रीजन है, सॉरी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अमेरिका जो है काफ़ी हद तक हमारे चीज़ों के ऊपर इसीलिए नज़रें गड़ाए बैठा है क्योंकि उसको पता है कि इंडिया आने वाले समय पे कुछ कर सकता है या सुपर पावरफुल नेशन बनेगा। तो ऐसा कुछ मिला जुला कर आप आंसर लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको शार्क के रोल को इवैल्यूएट करना है और बताना है कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में ऑफकोर्स साउथ एशियन रीजन में इसका क्या रोल है। तो भाई सिंपल सी बात यही है कि इसका फुल फॉर्म पहले लिख दिया आपने, ऑफकोर्स सरकारी स्टेटमेंट है, इसे तो लिखना ही पड़ेगा। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन शुरू कब हुआ, 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में।
मेन मकसद क्या था, मल्टीलेटरल ट्रेड था ये, जिसमें साउथ एशिया के जितनी भी कंट्रियाँ थी आपस में ट्रेड करने की सोच रही थी। शार्क जो है कामयाब नहीं हुआ पाकिस्तान की वजह से, इसीलिए से साफ्टा बनाया गया 2004 के अंदर, ठीक है। और मेन बात ये है कि ये पूरी तरीके से पीस और कॉपरेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जितनी भी साउथ एशिया की कंट्रियाँ हैं वो आपस में मिलकर व्यापार करती रहे और आराम से बातचीत करती रहे, रीजनल लेवल पे कोई दिक्कत हो तो आपस में सुलटाने की कोशिश करें। तो ये एक अच्छी बात है, हम कर रहे हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 2 बार क्यों, रीजन था, ये इंडिया वाली बुक से पूछ रहे क्वेश्चन कि पहले 2 इलेक्शन जनरल इलेक्शन इंडिया के जो थे वो पोस्टपोन क्यों हुए। नंबर 1 कारण कि बहुत सारे लोग जो थे 17 करोड़ लोग एलिजिबल वोटर्स थे, जिसमें से 32,000 MLA खड़े हुए थे, और ऑफकोर्स MP जो थे वो 489 थे, लेकिन इंडिया में सिर्फ 15% ही लोग थे जो वोटर्स पढ़े लिखे थे। अब ये पढ़े लिखे थे तो इसमें से हमने जो पहला ड्राफ्ट बनाया उसमें हमने लिख दिया 40 लाख लोग वोट डाल रही हैं वुमेन्स, और उसमें भी सारे डेटा हम पे प्रॉपर नहीं थे। इसी वजह से पहले 2 जनरल इलेक्शन में कह सकता हूँ काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ पोस्टपोन होने का रीज़न हो सकते हैं कि हमारे पास या तो पोलिंग एजेंट्स अच्छे नहीं थे, या मैं कह सकता हूँ इलेक्शन कमीशन का जो काम प्रॉपर होना चाहिए वो पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा था। ऐसे सारे आप रीज़न बना के लिख सकते हैं, छोड़ने से अच्छा है कि क्वेश्चन ज़रूर लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, क्योंकि अगर क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो आपके फेल होने के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं, और जहां आपने सपना सोचा था कि 80-90% लाएंगे वो तो अब भूल ही जाए। तो क्वेश्चन अटेंड कैसे करना है वो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है उसके फीचर्स या उसकी बुराइयां क्या है। तो ऑफकोर्स सिंगल पार्टी को जब मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, इसे गठबंधन यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताए क्या है, इसमें जो स्मॉल पार्टीज होती है ना वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर लेती है, और जिसकी वजह से जो मेन गवर्नमेंट होती है ना वो हमेशा वीक रहती है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इसमें हमेशा वीक रहेगा, याद रखना। साझे का काम 9 भाजे का काम होता है। कहने का मतलब एक है कोलिशन गवर्नमेंट एक ना एक दिन टूटनी ज़रूर होती है, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट जो है लंबे समय तक टिकती नहीं है। तो कोलिशन गवर्नमेंट सिर्फ सरकार चलाने के लिए कुछ समय के लिए बेहतर तो हो सकती है, व्यवस्थाओं में कब्जा जमाने के लिए, पार्टी की छवि अच्छी करने के लिए, स्मॉल कैटेगरी के जो स्मॉल लोग होते हैं, छोटी पार्टियां होती हैं, उनको मौका देने के लिए हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूँ कि इसका फ़ायदा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नेम द लीडर हु, अच्छा इसमें कौन से बंदे ने मार्च करा था ऑफकोर्स पार्लियामेंट में 1975 में। तो ऑफकोर्स हमारे जयप्रकाश नारायण जी, आप याद रखिएगा, JP जी बोलते हैं इनको। इन्होंने दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली, 2 से 3 लाख लोग दिल्ली में रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए थे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि सिंहासन खाली करोगे जनता आती है। दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑफकोर्स आपको आने वाली पॉलिटिक्स के बहुत सारे दायरे को समझाने की कोशिश कर सकता है। मतलब आप इसे क्वेश्चन आंसर के हिसाब से याद ना करें, चैप्टर को आने वाली पॉलिटिक्स को समझने के लिए इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जयप्रकाश नारायण पूरा इतिहास आपको क्लास 11th में बताया हुआ है, तो वो ज़रूर पढ़ने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल से आने वाली CBSE की क्लासेस में BJP सरकार के लिए भी चीज़ें जोड़ी जाए, मुझे लगता है ऐसा होगा इन फ्यूचर ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द यूरोपियन यूनियन और आसियान। आसियान के बारे में और यूरोपियन यूनियन के बारे में बताना है। तो ऑफकोर्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 पॉइंट आसियान के लिख दिए, 4 पॉइंट आसियान के और 4 पॉइंट यूरोपियन यूनियन के। ऐसे लिख दोगे तो आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। एक ऐसा अपना बॉक्स सा बना लेना, लाइन सी बना लेना, यहाँ पे लिख देना आप क्या कहते हैं, ये यूरोपियन यूनियन के बारे में है और ये आसियान के बारे में। तो ऐसे लिख दोगे तो आपको 4 के 4 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। इसमें लिखना कुछ नहीं, जितना आपको कुछ पता है, उनकी फाउंडिंग डेट वगैरह वगैरह, कितनी कंट्रियां मेंबर थी, इसको कब साइन करा गया, इनके मेन फीचर्स क्या हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे भी आंसर लिख दोगे तो भी आपको पूरे के पूरे 4 के 4 मार्क्स मिलेंगे। मेन बात है कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, वो चीज़ दिमाग में रखोगे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस इशू रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड में देश में क्या क्या दिक्कतें हुई थी। ऑफकोर्स बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। वीडियो में जिसने मेरी 20 मिनट की सीरीज देखी होगी, तो मैंने क्विक रिवीजन में समझाने की कोशिश करी थी। नंबर 1 इसमें बताया हुआ कि फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश हो गया, कॉमन लोगों को कस्टडी में ले लिया गया, सबसे बुरी चीज़। दूसरा, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे देश में इमरजेंसी लगाई गई, तीसरी चीज़। चौथी चीज़, अपोजिशन पार्टी को ऑफकोर्स इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया गया, ऑफकोर्स उनके सारे राइट्स छीन लिए गए। और दूसरी बात ये थी कि कोई पार्लियामेंट से उस टाइम पीरियड पे अपने राइट के बारे में बात भी नहीं कर सकता था। बहुत सारी पार्टियां थी, उन्हें अबॉलिश कर दिया।
पेपर के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया, क्या क्या चीज़ें नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी। दैट इज़ वाई हम इमरजेंसी को ब्लैक डे बोलते हैं, है ना। तो इतना आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब 4 है, मतलब सॉरी 11 है। इसमें ना देखो इस बार क्या करा इन लोगों ने, आपको मैप दे दिया जाएगा ऐसे, और इसमें ABCDEFG लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें पूछा हुआ है, मतलब मैप वाला क्वेश्चन कंफर्म में आना है, पर इतना आसान आएगा, मतलब इतना इजी नहीं आएगा जितना आप सोच के बैठे होंगे कि बिल्कुल हलवे वाला क्वेश्चन आएगा, अपनी क्लास में बोल देंगे बहन बता दे भाई बता दे, वो वाला हिसाब किताब नहीं होगा। बहुत मतलब लॉजिक होगा, जो बच्चा थोड़ा सा ही पढ़ के आएगा तो भी वो कर देगा, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं होगा। द स्टेट विच मिनिस्टर ऑफ कम्युनिस्ट इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया बिलोंग, मतलब पहले ए का आंसर अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है जो ऑफकोर्स पहली मिनिस्ट्री के अंदर फ्री इंडिया से बिलोंग करता था, वो बताना है। द स्टेट टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी वॉज बिलोंग टू, बी कहाँ से बिलोंग करते थे। ऐसे करते करते आपको आंसर बताना है। तो नॉर्मल है, ए उत्तर प्रदेश कोई बता देगा, योगी आदित्यनाथ, विन डीजल की सरकार। और उसके बाद सी ये गुजरात है, कोई बता देगा। ऑफकोर्स कर्नाटका है, कोई बता देगा। ये तमिलनाडु है, कोई भी बता देगा। तो नॉर्मल आप आंसर वैसे ही भर सकते हैं, किसी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया मैप का क्वेश्चन। अब उसके बाद 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने क्या कर रखा है कि ऑप्शन वाले का आंसर सॉल्व नहीं करा रखा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वैसे अवेलेबल है, ऑफकोर्स आप उसका आंसर देख सकते हैं। आप जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिए, तीनों के तीनों सैम्पल पर हर सब्जेक्ट के मैंने वहाँ पे अपलोड करे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे भी मैंने आंसर दे रखा है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो था कि पीस एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री ले द एस्टेब्लिशमेंट एंड द स्ट्रेंथनिंग द रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी देश के अंदर शांति और समृद्धि जो होती है दोस्तों, वो जब ही स्टैब्लिश होती है जब यहाँ पे रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी मजबूत होता है। जब ही होता है तो ऑफकोर्स आपको इसको इवेल्युएट करके स्टेटमेंट को बताना है। तो बहुत आसान है, किसी भी कंट्री के अंदर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दो, वहाँ की जनता से फीडबैक लो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी कर दो, तो समाज ऑफकोर्स पीस एंड प्रोस्पेरिटी वाला हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ऐसे आंसर बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि 6 मेन इशू बताने इंडियन पॉलिटिक्स के जो अभी 21st सेंचुरी में इंडिया देख रहा है, और दूसरा इसमें कुछ और क्वेश्चन था कि आपको बताना है द इम्पैक्ट, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट रिलेशन बिटवीन द जुडिशियल एंड द एग्जीक्यूटिव ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म भी मैंने दिया हुआ है, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा उसके अंदर कि क्या चीज़ें उसमें समझ में आ रही है, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट था कि अभी 13 का मैंने ऑफकोर्स पहला करवाया, दूसरा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसमें पहला था ट्रिपल तलाक, धारा 370, फार्म लॉ रिपील जो अभी हुआ था, किसान बिल वाला, CA NRC, ऑफकोर्स इसमें बांग्लादेशी लोगों को हम बाहर भेज रहे थे, मुसलमानों को, राम जन्मभूमि का मुद्दा आपकी बुक के अंदर है। तो बस यही दिया हुआ था, बाकी जो 21st सेंचुरी में वो सारे इनकी बात हो रही थी। साहबानों वाला केस ट्रिपल तलाक था, और 300 धारा 70 हटा दी गई थी, जम्मू कश्मीर वाला कांड। फार्म लॉ बिल, वो इसके ऊपर हमने डिस्कस वीडियो पहले से बनाई थी। NRC के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सरकार एक बिल लेके आने से ला रही थी जो गैर प्रवासियों को बाहर भेजा देती थी। राम जन्मभूमि कांड, अयोध्या कांड, आपको पता ही है, फाइनली सरकार ने जाके हमें मंदिर बना दिया। तो ये 21st सेंचुरी के सारे कांड थे जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतना है कि आपको आंसर, बच्चे कह रहे थे कि 80-90 लाना बहुत मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 3-4 सैम्पल पर सॉल्व करिए, ऐसे जो क्वेश्चंस को डिस्कस करिए मेरे साथ, और आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, सैम्पल पर डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों के साथ। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर साथ में नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।